In this module, we will learn about the chapter 2nd of class 9th for term 1st. Done it? As we can see in previous videos, हमने डिस्कस किया था कि इस बार क्लास 9th टर्म 1st में केमिस्ट्री का केवल एक ही चैप्टर प्रोवाइड किया गया है, जो होगा चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर ना। जब क्लासिफिकेशन किया था इस चैप्टर को कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सीबीएसई ने इस बार आपको दिया है पढ़ने के लिए, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं 9 मार्क्स के ना, जो कि पिछले वीडियोस में हमने क्लियर आउट किया था ना। बाकी कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट अर्लियर है जो हमें प्रिपेयर करना होगा ये समझने के लिए कि सेकेंड चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। डन है? सेकेंड चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। द नेम कंसिस्ट ऑफ वर्ड मैटर ना। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर आउट करना होगा कि एक्चुअली मैटर होता क्या है। डन है? मैटर हम जनरली सुनते रहते हैं, मटेरियल, मैटर ना, अपने कॉमन डेज में भी सुनते रहते हैं। तो जब भी साइंटिफिकली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में किसी मैटर के बारे में बात करते हैं तो मैटर इज एक्चुअली ऑल दोज थिंग्स विच हैव बेसिकली टू ऑफ द कैरेक्टर, जो अभी हम कैरेक्टर ऑफ मैटर में पढ़ने वाले हैं ना। सबसे पहले मैटर क्या है ये समझ लेते हैं। मैटर इज दोज थिंग्स बाय विच दिस होल यूनिवर्स इज कंस्ट्रक्टेड, दिस होल यूनिवर्स इज क्रिएटेड, and by this the earth is also created and we and you all are actually created ना। जिस भी चीज से बना हुआ है, ये पूरा यूनिवर्स की बात करें, अलग अलग प्लैनेट्स की बात करें, अलग अलग गैलेक्सीज की बात करें ना, हम अर्थ की बात करें, अर्थ पर प्रेजेंट हर सभी जो भी हमारे अगल बगल सराउंडिंग में सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनकी बात करें, वो सारे क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। डन है? यानी कि अगर मैटर ना हो तो शायद ये यूनिवर्स नहीं होता, और अगर ये यूनिवर्स नहीं होता तो हमारा ये प्लैनेट नहीं होता, अगर ये प्लैनेट ना होता तो शायद हम और आप ना होते, हम आप ना होते तो ये शायद केमिस्ट्री ना होती, ना ये केमिस्ट्री होती और ना ही ये एग्जामिनेशन होता। डन है? तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मैटर एंड कैरेक्टर ऑफ मैटर ना। जरा समझते हैं मैटर का कैरेक्टर क्या है। किसी भी सब्सटेंस को हम मैटर कब बोल सकते हैं ना, जरा इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में है वह मैटर कब कहलाएगी। इसके लिए उसके दो कैरेक्टर होने जरूरी हैं ना। पहला कैरेक्टर कि भाई कोई भी सब्सटेंस जो हमारे सराउंडिंग में है उसके पास कुछ एक स्पेसिफिक मास होना चाहिए, और दूसरी चीज उसके पास कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए। डन है? वॉल्यूम को दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस एक्वायर जो करेगा कोई भी सब्सटेंस ना, कोई भी मटेरियल, वह हो जाता है उसका वॉल्यूम। डन है? तो जो भी चीजें आपको आपके सराउंडिंग में दिखती है, आपको आपके नेचर में दिखती है, जिसके पास कुछ स्पेसिफिक मास होगा ना, मतलब जो कुछ मटेरियल कंसिस्ट कर रहा होगा, और अगर मास होगा तो कहीं ना कहीं उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी साथ में जुड़ जाएगी कि वह स्पेस एक्वायर करेगी, और जब स्पेस एक्वायर करेगी तो मतलब एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा उस सब्सटेंस का। डन है? अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें ना, ये बोर्ड क्लियर, ये वॉल, कोई एक बिल्डिंग, डेस्क, टेबल, फैन, बेंच ना, ये सारी चीजें जितनी होगी कहीं ना कहीं उसका एक मास होगा और वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा ना। एग्जांपल है दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। दिस मार्कर हैव अ स्पेसिफिक मास ना, 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ ना कुछ मास होगा इसका,
और एक वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है, 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और उस 3 डायमेंशनल स्पेस में हम कोई दूसरी चीज नहीं रख सकते ना। या तो हम इसके बगल रखेंगे, या तो इसके ऊपर रखेंगे, या तो इसके नीचे रखेंगे। हम उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्पेस में हम कोई दूसरा मटेरियल नहीं पुट कर सकते, और यही इसकी वॉल्यूम होगी ना। इसके वॉल्यूम को और अच्छे से समझना है तो जैसे वेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, मास के लिए हम इसको मेजर कर सकते हैं, उसी तरीके से इसका वॉल्यूम पता लगाने के लिए सबसे स्पेसिफिक तरीका आपके पास होगा, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर ना, फुल ग्लास ऑफ वाटर ना, उसको मेजर कर लीजिए आप, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उसमें सिंक कर दीजिए, इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, और जब आप इस पर्टिकुलर मटेरियल को बाहर निकालेंगे तो उसमें जो लॉस ऑफ वाटर होगा जितने वॉल्यूम का, वही वॉल्यूम इस स्पेसिफिक मटेरियल का आ जाएगा ना। तो कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में होगी वह एक मैटर होगी, यहाँ तक कि हम और आप भी एक मैटर हैं, क्योंकि हम भी मास एक्वायर करते हैं, हमारा भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मतलब हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस एक्वायर करते हैं इस पूरे एटमॉस्फेयर में। डन है। जहां पर भी एक मटेरियल होगा, यानी कि जहां पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कहीं ना कहीं उसके रेस्पेक्ट में एक नेगेटिव चीज भी होती है ना। स्टेबिलिटी उसी से बनती है जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। उसी तरीके से मैटर के लिए जैसे हमने पढ़ा जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, उसी तरीके से कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हमारे सराउंडिंग में दिखते हैं जिसके पास ना तो मास होता है और जिसके पास ना तो वॉल्यूम होता है, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम नॉन मैटर के नाम से जानते हैं। डन है। यानी कि मैटर का सेम अपोजिट जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन मैटर कहलाएगा ना। मैटर के लिए 2 प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली ना। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास है, वॉल्यूम है, तो कहीं ना कहीं इस दोनों के कारण एक तीसरा डायमेंशन भी इसका आता है जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। डन है। मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस के पास मास है, वह सब्सटेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो कहीं ना कहीं वह रेसिस्टेंस लगाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब अपोजिंग फोर्स, अपोजिट फोर्स। जैसे कि ये एक वॉल है, इस वॉल का एक मास है, इस वॉल का एक वॉल्यूम है, तो अगर मैं इसे पुश करूंगा तो ये अपोजिटिवली पुशिंग फोर्स अप्लाई करेगा। ये है एक ऑब्जेक्ट है, इसे अगर मैं उठाने की कोशिश करूंगा, मैं अप साइड में फोर्स लगाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट इसके अपोजिटिवली डाउन साइड में एक फोर्स लगाएगा, और यही फोर्स जो होता है इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। मतलब ओवरऑल मटेरियल के 3 क्वालिटीज बोल सकते हैं। मटेरियल के पास मास होना चाहिए, मटेरियल के पास वॉल्यूम होना चाहिए, और मटेरियल के पास एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी होगा अगर उसके पास मास और वॉल्यूम है। जबकि नॉन मैटर में ना तो मास होगा ना ही वॉल्यूम होगा, और अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी नहीं होगा ना। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम नॉन मैटर में कंसीडर कर सकते हैं ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे एयर इज अ नॉन मैटर ना, लेकिन ध्यान से समझना इस चीज को। एयर ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम, एयर हैव अ स्पेसिफिक मास, एयर हैव अ रेसिस्टेंस। तीनों का एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल आपको देता हूं। अगर किसी एक खाली बलून को लीजिए, उसमें आप एयर फिल कर दीजिए, तो आप देखेंगे एयर फिल करने के बाद उस बलून का वेट खाली बलून से कहीं ज्यादा हो जाएगा। डन है। दूसरी चीज, वॉल्यूम भी उसी सेम एक्सपेरिमेंट में आपको मिल जाएगा कि जब तक एयर नहीं फिल थी तब तक उस खाली बलून का वॉल्यूम बहुत थोड़ा सा था, लेकिन जैसे ही उसमें हमने एयर फिल की उसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर गया। यानी कि एयर के पास वॉल्यूम भी है, एयर के पास मास भी है। तो कभी भी ये गलती ना करें कि एयर एक नॉन मैटर है। तीसरा, रेसिस्टेंस भी है। अगर फैन आपके सामने चल रहा हो तो उस फैन से निकलने वाली एयर को आप महसूस कर सकते हैं, वो एक अपोजिट फोर्स अप्लाई कर सकता है। आप किसी एक
हाईली मूविंग कार के साथ अगर चल रहे हैं, आप हाथ को थोड़ा सा अगर बाहर निकालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि समथिंग इज पुशिंग दैट हैंड बैक साइड ना। और कौन ऐसा है जो बैक साइड कर रहा है? दिस इज एक्चुअली द रेसिस्टेंस ऑफ एयर, और एयर ऑल्सो पुशेस द रेसिस्टेंस ना। पतंग उड़ाते हो, पतंग उड़ने के पीछे यही रेसिस्टेंट होता है, एयर रेसिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से एक हाइट वो गेन करता है। क्लियर? तो नॉन मटेरियल में ये तीनों चीजें नहीं हैं, और एयर नॉन मटेरियल नहीं है ना। तो नॉन मटेरियल है क्या? तीन ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जिसको कोलैबोरेट करके हम कह सकते हैं कि यह हमेशा नॉन मटेरियल में लिया जाएगा, जिसमें पहला हो जाएगा एनर्जी ना। most of the energy sources, most of the form of energies actually consist of non-material property. That means it does not have a mass, it does not occupy a volume, and it does not have any resistance. डन है? कैसे होगा ना? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। तो क्या लाइट का कोई वेट होता है? आप अगर खड़े हैं, किसी ने पीछे से लाइट आपके पीछे से लाइट मार दिया तो क्या आप गिर जाएंगे? नहीं। लेकिन अगर कोई पत्थर मारेगा तो आपको महसूस होगा, लाइट आपको महसूस नहीं होगी ना। लाइट वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई नहीं करता, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने में आप उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये पेन है, ये मार्कर है, इस मार्कर का वॉल्यूम फिक्स है, इसको हम बदल नहीं सकते ना। लेकिन लाइट के लिए क्या है? अगर एक छोटी सी बल्ब जल रही है, आपने हैंड से ही उस बल्ब को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया तो उसका वॉल्यूम थोड़े में ही हो जाएगा। क्लियर? मतलब वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई नहीं करता। तो जितने भी एनर्जी होगी, चाहे वो लाइट एनर्जी की बात करे, चाहे वो थर्मल एनर्जी की बात करे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात करे, चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात करे, चाहे ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करे, जितनी भी एनर्जी होगी, ऑल द एनर्जी सोर्सेस कंसिस्ट द नॉन मैटर प्रॉपर्टी। डन है? दूसरी चीज जो होगी दैट इज इमोशन ना। हमारे खुद के जो ब्रेन की, ये ह्यूमंस की इमोशंस की बात करेंगे ना। हमें दुख है, हमें तकलीफ है ना, हमें खुशी है ना, हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी से नफरत करते हैं, इनका भी ना तो कोई मास होगा। किसी ने पूछा भैया तुम हमसे प्यार करते हो, कितना करते हो जरा बताओ, तो क्या बता सकते हो क्या कि 10 किलो मास? हाँ? नहीं, आप उसको क्वांटाइज नहीं कर सकते, आप कभी नहीं बता सकते, आप उसको मेजर नहीं कर सकते ना। ये केवल समझने वाली बात है कि कितना क्या है, वो क्वांटिटीज में डिफाइन नहीं की जा सकती। उसी तरीके से उसको आप ये भी नहीं बताया 10 लीटर, डन, हम तुमसे 10 लीटर नफरत करते, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि हम इमोशंस को वॉल्यूम में भी मेजर नहीं कर सकते, और इसका कोई रेसिस्टेंस भी नहीं होता ना। क्या अगर मैं बहुत खुश हूं तो क्या आपको उस चीज का एहसास हो सकता है मैं खुश हूं? देख करके बाहर फिजिकली आप कर सकते हैं, लेकिन मेंटली आप ये नहीं बता सकते कि इंसान खुश है या दुखी है, ठीक है, क्योंकि ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती। डन? तो कोई भी इमोशन होगा, दिस इज एक्चुअली अंडर द नॉन मैटेरियल कैरेक्टर। तीसरी चीज जो डिस्कस करते हैं, जिसको हम नॉन मैटेरियल में एक तरीके से समझते हैं, दैट इज इमेजिनेशन ना। हमारी सोच, हम क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं ना, ये कभी आप क्वांटाइज नहीं कर सकते। आई एम इमेजिनिंग अबाउट समथिंग ना, कोई मुझे गिफ्ट देने वाला है और मैं उसको इमेजिन कर रहा हूं कि अरे क्या गिफ्ट हो सकता है वो, ठीक है, वो कभी भार नहीं देगा। मैं सोच सकता हूँ अरे मुझे गिफ्ट में प्लेन मिलने वाला है ना, तो क्या उस प्लेन का भार हमारे सर पर आ जाएगा, मैं दब जाऊंगा? नहीं। क्लियर? इमेजिनेशन इज बाउंड्रीलेस। क्लियर? वी कैन इमेजिन एनीथिंग, एवरीथिंग ना, बट इट डज नॉट गिव एनी मास ना, एंड इट डज नॉट हैव एनी वॉल्यूम ना। ऐसा थोड़ी ना कि ज्यादा सोचोगे तो दिमाग बढ़ जाएगा, ये पूरा सर आपका इतना बड़ा होकर के घूमेगा, नहीं। क्लियर? तो उसका ना तो मास होगा ना ही वॉल्यूम होगा, और वो एक तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में ना, आपके मेंटल में रेसिस्टेंस में भी दे सकता है, वो इमोशन भी दे सकते हैं, वो इमेजिनेशन भी दे सकते हैं, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में वो कोई भी रेसिस्टेंस नहीं बनाते। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ मैटर और द नॉन मैटर। क्लियर? ये दो चीजें हो गई। तीसरा जो प्रीवियस नॉलेज में हमें पढ़ना था वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
मैटर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जिसके बेस पर हम मटेरियल को और बेटर समझते हैं, आगे और बेटर समझ पाएंगे उसको। तो बेसिकली कुल मिलाकर के 4 ऐसे कैरेक्टर दिए गए, 4 ऐसे प्रॉपर्टीज दिए गई जिससे हम मटेरियल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें पहला होगा मैटर आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग टीनी पार्टिकल्स, मीन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। पार्टिकल मतलब बहुत छोटे जो पार्ट होंगे इस यूनिवर्स के, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। यानी कि कोई भी मटेरियल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल जब एक कलेक्शन में आते हैं तो एक ह्यूज मास बनाते हैं, और उस ह्यूज मास का एक वॉल्यूम होगा ना। पार्टिकल्स के लिए बात करें तो जो इनिशियली मटेरियल के पार्टिकल होंगे वो हम अभी 3rd चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, या 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन, अनदर इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन एंड अनदर इज कॉल्ड एज द न्यूट्रॉन। और इसी के कॉम्बिनेशन से, एक कोलैबोरेशन से एक बिगर पार्टिकल बनता है जिसको यूनिट ऑफ मैटर बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज द एटम। डन है? एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, और एटम ही वह सबसे छोटा यूनिट हो सकता है किसी मैटर का जो इस यूनिवर्स में अपने आप में स्टेबल रह सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और द न्यूट्रॉन, दे कांट बी स्टेबलाइज इटसेल्फ इंडिविजुअल इन द एटमॉस्फेयर। ये जब भी रहेंगे ये कलेक्शन के फॉर्म में रहेंगे, और ये हर कलेक्शन जो होगा एक एटम को बनाएगा। क्लियर? तो पहला हो गया कि कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा कैरेक्टर इसका जो होगा, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम ना। कभी भी एक मैटर का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ता कैसे है ना, तो जुड़ने के पीछे एक कारण है, एक साइंटिफिक कैरेक्टर है, एक साइंटिफिक प्रॉपर्टी है उस मैटर की, जहां पर हर एक मास का जो कैरेक्टर होगा, एक पार्टिकल का मास होगा, वह दूसरे मास पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं इस मार्कर से कुछ भी इस वाइट बोर्ड पर लिखता हूं तो इस मार्कर के पार्टिकल अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं इस बोर्ड के पार्टिकल के थ्रू, और इसी की वजह से यहां पर यह स्टेकन होगा। डन है? क्लियर? तो मतलब देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा? मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होगा, पार्टिकल्स का कोलैबोरेशन होगा, और वह एक बिगर मटेरियल में कन्वर्ट हो सकेगा। ठीक? अब कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर ले कि ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएं ना, एकदम मतलब पास पास चले हैं। इसके लिए क्या है? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन द अदर पार्टिकल। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच में हमेशा कुछ न कुछ स्पेस होगा, और स्पेस को हम जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से ना, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में एक छोटा सा गैप होगा, और वही गैप कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब एक तरफ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों पार्टिकल को पास ला रही है, लेकिन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जाकर के ये रुक जाएंगे, और ये जो स्पेस बीच में क्रिएट होगा इसी को हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। डन है? तो हर एक चीज में स्पेस होती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम आपको बताएं, वाटर में हम सॉल्ट हल्का सा मिक्स करते हैं तो वो सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो जाता है ना, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता उस वाटर का वॉल्यूम, एक स्मॉल अमाउंट जब हम मिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉल्ट के पार्टिकल जा करके उसी स्पेस में मिक्स हो जाते हैं, उसी स्पेस में हाइड हो जाते हैं, जो स्पेस एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक वाटर के मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में। डन है? तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई पहले मैटर की ना। चौथी प्रॉपर्टी जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि हर एक पार्टिकल ना
जो भी मैटर का पार्टिकल होगा उसके पास अपनी खुद की कुछ एनर्जी होगी जिसे हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। और काइनेटिक एनर्जी मतलब वह एनर्जी जिसकी वजह से वह पार्टिकल अपने आप में बदलाव कर सकता है ना। बदलाव मतलब अपनी पोजीशन में बदलाव कर सकता है। और यह बताया गया कि हमेशा कोई जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है किसी पार्टिकल का, वह उस पार्टिकल के हमेशा मूवमेंट के लिए करती है, जो एक्चुअली एक स्ट्रेट मूवमेंट ही होता है, लेकिन किसी दूसरे पार्टिकल से टकराने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और ये जो जिगजैग मोशन दिया गया, इसे एक साइंटिस्ट नाम था ब्राउनियन ने ऑब्जर्व किया था और इस मोशन को नाम दे दिया गया ब्राउनियन मोशन। डन है? ब्राउनियन मोशन मतलब वह मोशन जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के द्वारा किसी एक मटेरियल्स के फॉर्म में आती है, उसे हम बोल देते हैं ब्राउनियन मोशन। द जिगजैग पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स इन द मोशन इज कॉल्ड एज द ब्राउनियन मोशन। डन है? तो ये 4 हो गई। और यही ब्राउनियन मोशन जो होता है, इसके 5th ना जो 5वां पार्ट होगा, इसके लिए स्पेसिफाई हो जाता है, जिसे हम डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं ना। डिफ्यूजन मतलब जब एक पार्टिकल अपने आप में मूवमेंट कर रहा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की प्रेजेंस की वजह से एक मटेरियल का पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के मटेरियल में इंटरमिक्स हो जाता है। और यही इंटरमिक्स होने की कैपेबिलिटी जो होती है, प्रॉपर्टी जो होती है, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे हमने एक पेपर जलाया, पेपर जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इमिट की और वह कार्बन डाइऑक्साइड जा कर के मिक्स हो जाता है इस एयर में, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है। कहाँ पर डिसअपीयर होता है? वह डिसअपीयर होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। और ये जो प्रॉपर्टी है इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में मिक्स होने की, उसी को हम डिफ्यूजन बोल देते हैं ना। तो मटेरियल के पार्टिकल का ये कैरेक्टर हो गया। किसी मैटर के प्रॉपर्टीज़, ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें हमने 4th प्रॉपर्टी में डिस्कस किया दैट मोशन ना, कंटिन्यूअस मोशन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और वही और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बनाते हैं 5वें कैरेक्टर, जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं ना। ये सारे एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं। अगर पार्टिकल्स के लिए देखें तो अगर एक ड्रॉप आप इंक लो, उसको एक ग्लास पानी में मिक्स करो, तो पूरा का पूरा ग्लास के वाटर का कलर चेंज हो जाएगा इंक के कलर में ना। इंक का कलर डार्क होगा, लेकिन उस ग्लास का कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, ग्लास में रखे हुए वाटर का कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। मतलब वो स्मॉल ड्रॉप जो है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है और पूरे वॉल्यूम में मिक्स हो जाता है। उसी ग्लास को अगर एक बकेट में आप मिक्स कर दो वाटर को ना, तो आप पाएंगे कि पूरे बकेट के वाटर का भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू द tiniest particle which is distributed along with the total volume given in the bucket. Done है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के लिए भी मैंने आपको बता दिया और डिफ्यूजन के लिए भी बता दिया। इस तरीके से हम अपने नेचर में ये सारी प्रॉपर्टीज किसी मैटर की ऑब्जर्व कर सकते हैं। डन है? और यही सारा ऑब्जर्वेशन अगले जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं अर्लियर नॉलेज के, उसको भी डिस्कस करता है, जिसमें अगले 2 टॉपिक होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, जो कि हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे ना। आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें क्लियर की। मैटर है क्या, एक्चुअली मैटर का यूज़ क्या है इस पूरे यूनिवर्स के लिए, मैटर का एग्जिस्टेंस क्या है, साथ ही साथ कैरेक्टर ऑफ मैटर हमने डील किया, मैटर के साथ साथ नॉट मैटर को डील किया, और साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को भी डील किया। अगली वीडियोस में हम बचे हुए 2 और टॉपिक को डील करेंगे, जिससे हमारा अर्लियर नॉलेज खत्म होगा और हम वापस आएंगे अपने मेन कंटेंट की तरफ, जो चैप्टर नंबर 2 के लिए होगा ना। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।